नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन। और आज एक लंबे समय के बाद कुछ ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मैं आप सभी के साथ लाइव हो रहा हूं। और आपसे भी गुजारिश है कि जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं अभी तक, एक बार इस लिंक को, इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर कर दें, ताकि आज के सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत हो पाए। मैं चाहूँगा कि आप लोगों के जो भी सुझाव हैं या जो भी सवाल हैं उनको कमेंट सेक्शन पर लिख दें। कमेंट सेक्शन पर लिखने से मैं उन क्वेश्चंस को लेता जाऊँगा और आप लोगों के बीच शेयर करता जाऊँगा। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, इस समय का सेशन और इस समय का जो टाइम है, चूँकि 8वां पे कमीशन बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ी ही तेज़ी के साथ, बड़े डेडिकेशन के साथ अपना काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं पूरे देश के तकरीबन 1 करोड़ सरकारी कर्मचारी, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, तकरीबन 65 लाख पेंशनर्स हैं, उन सभी की तरफ से मैं माननीय 8वें वेतनमान आयोग को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ दूंगा कि उन्होंने, जब से उन्हें ऑफिस मिला है तब से वो लगातार बिना रुके बिना थके काम कर रहे हैं। हमें भी उनसे मिलने का मौका मिला, अपनी बात को रखने का मौका मिला। इसके लिए भी हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और पूरे देश के कर्मचारियों की तरफ से उनको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। अभी तमाम साथी जुड़ चुके हैं। आप सभी से एक बार मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत हो पाए हमारी। जी, रेलवे से पंकज जी, सजल सिन्हा साहब, शैलेंद्र जी, बहुत सारे साथी, अशोक शिंदे साहब पुणे से, उमेश प्रताप सिंह साहब, विनोद जी, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आप जानते हैं कि 2024 के लास्ट से हम लोग 8वें पे कमीशन को गठित करवाने के लिए भारत सरकार पर लगातार दबाव बनाने के प्रयास करते रहे। उस प्रयास में हम लोगों ने ट्विटर पर कैंपेनिंग की, माननीय मंत्री जी से मुलाकातें की, माननीय सेक्रेटरी साहब, पेंशन सेक्रेटरी साहब से मुलाकात की, एक्सपेंडिचर में कई अधिकारियों से मिले, अपने ज्ञापन देते रहे। कार्मिक मंत्री जी के माननीय पीएस साहब, उनसे भी मुलाकात की इस मुद्दे पर। बहुत सारे लोगों से मुलाकात की। बैलून पूरे देश में 100 सिटीज़ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से 8वां पे कमीशन गठित करने के लिए पूरे देश में बैलून छोड़े हम लोगों ने, और बहुत सारी चीज़ें रही। फिर जनवरी 2025 में हम लोगों को पहली बार सफलता मिली, जनवरी और फरवरी के मंथ में, जब भारत सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि वो 8वां पे कमीशन का गठन करेंगे। और उसके बाद फिर जब अक्टूबर में हम लोग पेंशन सेक्रेटरी साहब श्री वी श्रीनिवास साहब से मिले, वहाँ भी हम लोगों ने गुजारिश की। 7 अक्टूबर की घटना है। और फिर 28 अक्टूबर को भारत सरकार ने बाकायदा गजट जारी किया। तब से लेकर के अब तक, अब चूँकि 8वां पे कमीशन काम कर रहा है, तब से बहुत सारे हालात बदले, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के डिस्कशन हुआ, एक डिस्कोर्स हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ कोलैबोरेशन हुआ, तमाम सारी चीज़, बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, ईमेल्स आते हैं, इंडिया से ही नहीं बाहर से भी आते हैं। कभी ऑस्ट्रेलिया से और श्रीलंका से, नेपाल से बहुत सारे लोगों ने मेल किए, अपनी समस्याएं लिख करके भेजी। अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं लिख करके भेजी, और उन सभी को शामिल करते हुए हम लोगों ने एक बृहद मेमोरेंडम बनाया। और उस बृहद मेमोरेंडम के आधार पर 30 अप्रैल 2026 को हम लोगों ने माननीय आयोग के सामने उन सारी चीज़ों को रखा भी। डॉक्टर पंकज गर्ग साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज कुछ भी शुरू करने से पहले थोड़ी सी एक सबसे पहले कुछ खुशखबरी दूंगा आप लोगों को, और लाइव सेशन के माध्यम से उन साथियों को भी बधाई दूंगा। हमारे जो सहयोगी संगठन हैं, टोटल अभी तक पूरे देश में हमारे 72 सहयोगी संगठन हैं, जिनमें 18 राज्यों के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां हमारे चैप्टर हैं, और 18 चैप्टर्स के अलावा जो हमारे सहयोगी संगठन हैं, जिनमें कुछ जगहों पर चुनाव हुए हैं। मैं शुरुआत करूंगा कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज सफाई कर्मचारी संघ से, जहां पर भाई बसंत लाल जी, जो कि इस बार फिर से अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं,
भाई क्रांति सिंह जी और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने रिकॉर्ड वोटों से उत्तर प्रदेश में चुनावों में फिर से एक बार जीत हासिल की है, उनको भी बहुत बहुत बधाई दूंगा। और उसके बाद मैं बात करूंगा इग्नूसा की, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी स्टाफ एसोसिएशन है, 65 सेंटर हैं, देश ही नहीं विदेशों में भी इग्नू के सेंटर्स हैं। वहाँ से हमारे भाई साहब हैं डॉक्टर संजीव वर्मा जी, जो उसके प्रेसिडेंट बने हैं, फिर से उन्होंने रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की, पूरी की पूरी टीम जीत करके आई है, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा। और अभी हाल फिलहाल में ही पीजीआई चंडीगढ़ में, एक रेपुटेटेड संस्थान है पीजीआई चंडीगढ़, वहाँ से हमारे सत्यवीर डागुर जी की पूरी टीम फिर से एक बार चुन करके विजय हासिल करके फिर से उसने वापसी की है। उनको भी सत्यवीर डागुर जी और उनके सभी साथियों को, पूरी टीम को ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन की तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत उन सभी का अभिनंदन। एक बुरी खबर भी है, क्योंकि आज पूरे दिन उस चीज़ में उलझे रहे, उसका भी मैं जिक्र जरूर करूंगा। पीजीआई चंडीगढ़ के ही हमारे एक साथी हैं रामनिवास मौर्य जी, उनके भाई के साथ सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट, जो बलरामपुर ज़िले का पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर उनका भाई है लालमन मौर्य जी, वो अपनी बहन के यहाँ से आ रहे थे और रास्ते में उनके साथ कुछ लोगों ने लूटपाट की और उनको चाकू मार दिया। तो अभी उनकी हालत, मैंने अभी उनसे खोज खबर ली है तो पता चला है कि खतरे से बाहर है और बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पता चला है कि ज़ख्म काफ़ी गहरा है, 5-6 इंच तक उनके पेट में चाकू लग गया। ये हमारे परिवार के लिए बड़ा संवेदनशील स्थिति है और हमने कोशिश की है कि अपने उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अंकुर त्रिपाठी विमुक्त जी और पूरी टीम के माध्यम से कोशिश की है कि वहाँ के प्रशासन से बातचीत हो पाए। उन्होंने हमें अवगत भी कराया है कि सिद्धार्थनगर के एसएसपी साहब से, सीओ साहब से उनकी बातचीत हुई है और वो उनको न्याय दिलवाने की पूरी कोशिश में है और हर संभव मदद करेंगे। मेरा भी सिद्धार्थनगर के प्रशासन से गुजारिश है कि हमारे संगठन या कोई भी सिविलियन है उसके साथ ऐसी वारदातें ना हो और जिनके साथ हुई है उस परिवार को न्याय मिले, सहयोग मिले, सपोर्ट मिले, बजाय उनके धक्के उनको खाने पड़े। इसके लिए मेरी प्रशासन से भी अपील रहेगी कि पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ न केवल जांच करें और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी जो है उनको कड़ा से कड़ा दंड भी मिले, कार्रवाई करें, सुनिश्चित करें ताकि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन को इस न्याय के लिए ज़मीन पर ना उतरना पड़े। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन पूरे देश के कर्मचारियों के लिए लड़ाई लड़ता है, उसमें पुलिस भी शामिल है, डिफेंस भी शामिल है, जुडिशरी भी शामिल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश प्रशासन से, माननीय हमारे योगी जी की प्रशासन से, और योगी जी एक निष्पक्ष नेता के तौर पे जाने भी जाते हैं, बहुत कड़े फैसले लेने वाले जाने जाते हैं, उनसे भी दरख्वास्त रहेगी कि इस मसले में संज्ञान लें। चीज़ें काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अभी मैं बात करूंगा, काफ़ी साथी जुड़ गए हैं जी। प्रीतम सिंह जी 16 CL दिलवाने की, 16 CL। मुझे रघुवीर मार्क्सिरी साहब आपका मिल गया मैसेज मुझे 16 CL का। देखिए 16 CL तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, हमने अपने मेमोरेंडम में 14 यूनिफॉर्म कैजुअल लीव की बात करी है। ये यूनिफॉर्म कैजुअल लीव उन लोगों के लिए है जो सामान्य सेवाओं में हैं। इसके अलावा जो जैसे कि हाई रिस्क जॉब करते हैं या रेलवे हो गए, डिफेंस हो गए, इनके लिए अलग से कैजुअल लीव की व्यवस्था की हमने बात कही है। लेकिन 14 कैजुअल लीव, 30 अर्नड लीव यानी EL और 20 मेडिकल, ये हमने सामान्य परिस्थितियों में सभी कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म व्यवस्था की बात की है। लेकिन आज पहले पे कमीशन पर आने से पहले मैं ये जो 22 अप्रैल को ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए एक एनपीएस का दोबारा गजट आया है, मैं उस पर चर्चा करूंगा आज। तो मुझे लगता है कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज सर्विसेज के लिए जो गजट आया है वो कहीं ना कहीं हम सब लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए एनपीएस का गजट एक ही होगा ऑलमोस्ट, वो चाहे ऑल इंडिया सर्विसेज हो और चाहे वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज हो। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बदलाव देखने को मिलता है। कब तक 8वां पे लागू होगा, मैं आप लोगों के सवाल लूँगा। देखिए 8वां पे कमीशन लागू होने की डेट तिथि जो है 1 जनवरी 2026 है, लेकिन मुझे भरोसा है कि मई से पहले 2027 में आपको बढ़ा हुआ वेतन मिलने लग जाएगा। मुझे भरोसा है कि 1 अप्रैल 2027 को जो वेतन आपको मिलेगा, मैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की बात कर रहा हूँ,
उन्हें 8वें पे कमीशन के अनुसार बढ़ा हुआ वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। मेरी ऐसी मतलब मेरा ऐसा कयास है या मेरा ऐसा अनुमान है, या जो पे कमीशन को मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से काम करते हुए, उसे देख करके लगता है कि 8वां पे कमीशन आपको बढ़ा हुआ वेतन 1 अप्रैल 2027 से स्टार्ट हो जाएगा। ये मुझे भरोसा पड़ रहा है। बाकी तो आयोग के ऊपर है और सरकार के ऊपर है कि आयोग अपनी रिपोर्ट कब देता है और सरकार उसे कब तक मंजूरी देती है, किन किन चीज़ों को मंजूरी देती है और किन किन चीज़ों को रोकती है। तो खैर हम बात करते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ऑल इंडिया सर्विसेज हैं कौन कौन लोग हैं। तो देश में केवल 3 लोग हैं, ओनली 3 कैटेगरीज, जिन्हें हम ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं। पहला है IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, दूसरा है IPS यानी इंडियन पुलिस सर्विसेज, और तीसरा है IFOs यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। क्योंकि यही 3 ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जिन्हें रिक्रूट तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन इनको कैडर अलॉट किया जाता है, इनको स्टेट्स मिल जाते हैं और वहाँ जाकर के ये लोग नौकरी करते हैं। तो इनके लिए अलग से गजट सरकार निकालती है, ऐसी परंपरा है। इसकी चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि NPS का गजट है। अगर NPS में कोई भी बदलाव उन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज एम्प्लॉयज़ के लिए, ऑफिसर्स के लिए किया होगा, तो जाहिर सी बात है सेम बदलाव उन्हें हमारे साथ भी करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। अब चूँकि ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं उनकी परिस्थितियां काफ़ी अलग होती हैं। रिक्रूटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, कैडर मिल जाता है नागालैंड, तमिलनाडु या आगमुट, अंडमान, गोवा या फिर मेघालय, तो यूनियन टेरिटरीज, इस तरह के जब उन्हें मिलती हैं तो उनका सैलरी वगैरह स्ट्रक्चर निकलता तो स्टेट गवर्नमेंट से है, लेकिन बाकी नियम कायदे कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो बहुत सारी उनके केसेस में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ा मतलब क्लियर कट होनी चाहिए। उनके नियम कायदे कानून बड़ा मतलब जो है स्पेसिफिक होते हैं, मैं कहूँगा। तो ये 22 अप्रैल को 2026 को गजट आया है, मेरे हाथ में ये गजट है। तकरीबन 17 पेज का इंग्लिश का गजट है और इतना ही हिंदी का है। तो इसे पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार इसको स्टडी कर रहा था, देखने की कोशिश कर रहा था कि इसमें क्या नया है, क्या नया नहीं है। तो ज़्यादा गहराई में ना जाते हुए बिल्कुल सतही तौर पर मैं आपको एक बात बता दूं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। वो ये है कि इसमें साफ साफ जो पॉइंट नंबर 4 है, जो पैरा नंबर 4 है, पैरा नंबर 4 पे उन्होंने ये कहा है कि ऑल इंडिया सर्विसेज में जो भी एम्प्लॉई नया रिक्रूटी आएगा, जो भी ऑफिसर नया रिक्रूटी आएगा, मतलब अब कोई सेलेक्ट होकर के कोई IAS, IPS या IFS अधिकारी सिलेक्शन के बाद अगर आता है 22 अप्रैल 2026 के बाद, तो उसको NPS का विकल्प तो दिया ही जाएगा। NPS तो कंपलसरी है उसके लिए। उसके साथ साथ रूल नंबर 10 यानी डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में ओल्ड पेंशन स्कीम का जो विकल्प दिया जाता है वो विकल्प कंपलसरी भरना होगा। हालांकि अगर वो नहीं भी भरता है तो आगे 3 साल तक इसको डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में माना जाएगा, यानी 22 अप्रैल 2026 से लेकर के 21 अप्रैल 2029 तक ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के तौर पर मौजूद रहेगा। या फिर जिनकी सेवाएं 15 साल के अंदर अंदर हैं और उनके साथ में कोई हादसा हो जाता है, मिसहैपनिंग हो जाती है, डेथ या डिसेबिलिटी का कोई केस हो जाता है, तो उन लोगों को भी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के तौर पर पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा अगर डेथ या डिसेबिलिटी होती है तो। धर्मेंद्र उपाध्याय जी, मैं आपका मैसेज पढ़ रहा हूँ और आर्थिक बोझ इस पर बाद में बात कर लेंगे, अभी तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन उन्होंने दिया है, तो इसका मतलब हम लोगों का जो ऑप्शन था वो 2024 में 30 मार्च 2024 को बंद हो गया था। केवल उनके लिए खुला रह गया जिनकी 15 साल से सेवाएं कम हैं, उनके लिए डिफ़ॉल्ट के तौर पर मौजूद रहेगा। तो पहली बात तो ये, जो लोग ऑप्शन भर पाए नहीं भर पाए थे, तो उनके लिए ये ऑप्शन अभी भी खुलना चाहिए। नहीं खुला है तो उनके लिए भी खुलना चाहिए। अब जो दूसरी सबसे बड़ी बात है वो है वॉलंटरी रिटायरमेंट, यानी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। वैसे तो ये पूरा जो गजट है वो 33
पैराज में या अनुच्छेद में बटा हुआ है और उनके बाद में सब पैरा हैं या सब रूल्स हैं। 33 रूल और बाकी सारे सब रूल्स में बटा हुआ है। सारा पढ़ने के बाद मुझे ये लगा कि जो 4 चीज़ें हैं हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनसे हमारा सीधा सीधा वास्ता है। तो पहला है वॉलंटरी रिटायरमेंट, यानी कि कोई IAS, IPS या IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का अधिकारी अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहता है तो पहला क्लास है, अगर उसकी 30 साल की 30 इयर्स की, 20 नहीं कह रहा हूँ 30 कह रहा हूँ, 30 साल की नौकरी पूरी हो गई है तो कभी भी वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता है। या फिर वो 50 साल का हो गया है, तो इसके हिसाब से हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी ऑल इंडिया सर्विसेज का अधिकारी मैक्सिमम किस उम्र तक नौकरी में आ सकता है, क्योंकि मैक्सिमम उनके आने की उम्र 32 और 33 साल रह जाती है। मेरे ख्याल से 27-28 साल जनरल के लिए है, फिर 5 साल के आसपास रिजर्व कैटेगरी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, और SC कैटेगरी से हैं तो मेरे ख्याल से 3 साल या 5 साल इस तरीके से रहेगा। तो मैक्सिमम 32 से 33 साल की उम्र में, अगर 33 साल की उम्र में कोई नौकरी में आता है तो 30 साल तो उसको होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 30 साल से पहले ले सकता है अगर वो 50 साल की उम्र उसने पूरी कर ली है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 33 साल में कोई आएगा तो भी उसे कम से कम 27 साल नौकरी में देने होंगे। ये तो हो गया पहला क्लास। दूसरा क्लास कहता है कि 20 साल की सेवा पूरी करने पर भी वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 20 साल के बाद वो कभी भी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता है। लेकिन भाई फिर इसमें सेकेंड पैराग्राफ में उन्होंने 50 साल की उम्र का कोई क्लॉज नहीं दिया है, यानी अगर 50 साल की उम्र नहीं पूरी है तो भी फिर वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता है। इसको क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि 20 साल की नौकरी हो गई है, 50 साल की उम्र है या नहीं है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो या तो ये मेरी समझ में कमी है और या तो फिर ये गजट लिखने वालों के अंदर कमी है कि उन्हें ये क्लॉज देना चाहिए था, क्योंकि ये इनक्लियर हो गया। हालांकि उन्होंने लास्ट में लिखा है कि किसी भी स्पष्टीकरण के लिए किसी भी पैरा में अगर कोई इनक्लैरिटी है, अस्पष्टता है, तो उस केस में DOPT के जो दिशा निर्देश होंगे उन्हें ही माना जाएगा। तो दूसरा तो ये हो गया। लेकिन असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, इन 6 राज्यों के जो IAS, IPS और IFS अधिकारी होंगे जिनको असम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर या त्रिपुरा कैडर मिला हुआ है, तो उनके केस में वो 15 साल नौकरी पूरी करने के बाद ही वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं। ये क्लॉज बहुत महत्वपूर्ण है। तो भैया असम में क्या बाकी सेंट्रल सिविल सर्विसेज के अधिकारी या कर्मचारी काम नहीं करते हैं? क्या नागालैंड में बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज काम नहीं करते हैं? क्या मणिपुर या त्रिपुरा में बाकी सेंट्रल सिविल सर्विसेज के क्लास A के भी मैं पूछता हूं कि क्या वो लोग काम नहीं करते हैं? कि केवल ये ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए इसका देने के पीछे लॉजिक समझ में नहीं आया। मैं मानता हूं कि ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स की ड्यूटी बहुत स्पेसिफिक है, बहुत हाई लेवल की है, लेकिन फिर भी उन्हीं के ऑफिस में बाकी लोग भी सेंट्रल सिविल सर्विसेज के एम्प्लॉइज़ या अधिकारी भी काम करते हैं। तो उनके केस में ये 15 साल वाला ऑप्शन क्यों नहीं? यही नहीं, अंडमान निकोबार में भी काम करते हैं, वेरी हार्ड स्टेशन में, गंगोत्री में भी काम करते हैं, यमुनोत्री में भी काम करते हैं। तो ये एक जो मुझे रूल जो मिला, इस पर थोड़ा सा मुझे पार्शियल सा लगता है, या कह लीजिए कि जो हार्ड स्टेशंस हैं या वेरी हार्ड स्टेशंस हैं, इन जगहों पर काम करने वाले सेंट्रल सिविल सर्विसेज को भी अगर ये बेनिफिट दिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये तो हमारा हो गया वॉलंटरी रिटायरमेंट। दूसरा है इनका केस, रूल नंबर 13, प्री मैच्योर रिटायरमेंट। प्री मैच्योर रिटायरमेंट, देखिए प्री मैच्योर रिटायरमेंट सरकार करती है, कर्मचारी खुद या अधिकारी खुद नहीं ले सकता है, ये सरकार करेगी। सरकार क्या करती है कि ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों के लिए 15 साल की नौकरी पूरी होने के बाद उनका रिव्यू करती है, उनकी पूरी सर्विस पैटर्न को रिव्यू करती है। रिव्यू करने के बाद अगर उनको ये लगता है कि ये अधिकारी आगे काम करने के लिए ठीक है, बायस्ड नहीं है, मतलब उस पर कोई भी इस तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, या कोई इस तरह की उसने कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब जो है वो नहीं किया है, तो ऐसे
तब उनको रिव्यू करने के बाद उनकी आगे की सर्विस कंटिन्यू करती है। तो ये कहा गया है कि 15 साल की नौकरी पूरी करने के बाद कंसर्न्ड गवर्नमेंट को अगर ये लगता है कि ये अधिकारी नौकरी में बने रहने के लिए नहीं है तो प्री मैच्योर रिटायरमेंट उसका कर सकती है। फिर दूसरा है कि 25 साल की नौकरी पूरी होगी, एक बार 15 साल की नौकरी पूरी होने पर, दोबारा 25 साल की नौकरी पूरी होने पर। हालांकि हम लोगों के केस में 56J, जिसे हम कंपलसरी रिटायरमेंट कहते हैं, 56J1, हम लोगों के केस में वो लागू होता है। इनके मामले में 56J1 जैसा कोई टर्म नहीं है ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, कहा ही नहीं गया है। हालांकि इन्होंने ये कहा है कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट में अगर कोई एलिगेशन इस तरह से पाता है कि सरकार को लगता है कि ये नौकरी करने के लिए ठीक व्यक्ति नहीं है तो उनको कंपलसरी रिटायरमेंट दे सकते हैं। तो या तो 15 साल की नौकरी के बाद रिव्यू करने पर, या 25 साल की नौकरी के बाद, या फिर वो 50 साल के हो गए हैं तो भी। एक तीसरा केस और भी है कि अगर सरकार को लगता है कि बहुत ही गंभीर आरोप है तो वो कभी भी रिव्यू कर सकती है, ये भी एक क्लॉज डाला गया है। खैर, हम लोगों के केस में तो 56J है, वो 55 साल की उम्र पर आता है। 55 साल की उम्र अगर उस समय सरकार रिव्यू करती है और ये पाती है कि काम करने के लिए नहीं है, एलिजिबल है, योग्य नहीं है, क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, तो उसको जबरिया रिटायर कर देती है। और अगर पेनाल्टी का केस नहीं है, मतलब अगर उस पर कोई पेनाल्टी नहीं लगी है, तो रिटायरमेंट के सारे बेनिफिट देती है, नहीं तो बेनिफिट्स रोक देती है। ये सरकार का तरीका है। तो यहाँ पर ये तो अगर देखा जाए तो इनके केस में 15 ही साल की नौकरी में रिव्यू का पैटर्न है, जबकि हमारे यहाँ 15 साल की नौकरी के बाद रिव्यू नहीं है, बल्कि 55 साल की उम्र पर रिव्यू का पैटर्न है। जी सुनील कुमार जी, थैंक यू सो मच, आपके विशेष के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। फिर है रूल नंबर 14, जिसे कहा गया है रेजिग्नेशन। अब देखिए, ये समझिए कि अगर सेंट्रल सिविल सर्विसेज का कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी या कोई भी शिक्षक 20 साल की नौकरी पूरी करने से पहले केवल रेजिग्नेशन केस होगा, केवल रेजिग्नेशन। अगर आपने 19 साल 10 महीने की नौकरी करने के बाद आप जाना चाहते हैं तो आपको कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। रिटायरमेंट बेनिफिट्स का मतलब आप समझिए, एक तो वॉलंटरी रिटायरमेंट केस नहीं बना, तो आपका केस बना रेजिग्नेशन। और रेजिग्नेशन जब आप करेंगे तो ना आपको ग्रेच्युटी मिलेगी, ना आपको लीव इनकैशमेंट मिलेगा, ना आपको बीमा का पैसा वापस मिलेगा। आपको केवल जो आपने कंट्रीब्यूट किया है और जो सरकार ने पैसा डाला है, यानी कि एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन इकट्ठा हुआ है, उस कंट्रीब्यूशन में से कुछ अमाउंट मिलेगा और बाकी सरकार रख लेगी तब तक जब तक कि आप सुपरएनुएशन की डेट पर नहीं आ जाते। ये भेदभाव है। जबकि इनके केस में क्या है कि रेजिग्नेशन, इसका मतलब आप समझिए कि भाई जो व्यक्ति, जो अधिकारी अगर 15 साल की नौकरी करने के बाद गवर्नमेंट उसको रिटायर कर रही है तो भी दे देगी बेनिफिट, लेकिन हमें तो 20 साल की सर्विस कंपलसरी करनी ही करनी है। और उस पर से हम वॉलंटरी रिटायरमेंट अगर हम लेते भी हैं तो फिर वो 20 और 80 का फार्मूला लागू होगा हम पर। 20% मिलेगा और 80% की उसी दिन से हमको एन्युटी मिलना शुरू होगी। 20 साल की कंपलसरी सर्विस चाहिए उसमें। लेकिन इनके केस में रेजिग्नेशन तो वो कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 साल की कम से कम उनके केस में बचत है। भले ही कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में हो, सबको नहीं है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे मेघालय, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड, इनके ऑफिसर्स को ये बचत है। फिर रूल नंबर है 15। हाँ, एक बात और है कि इस पर बहुत सारे साथियों के मेरे, चूँकि हम सभी जानते हैं कि हमारे डिफेंस में ऑर्डिनेंस, जो हमारी 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ हैं, और उन पर जो यंत्र इंडिया जो लिमिटेड का कारपोरेटाइजेशन का जो खतरा मंडरा रहा है और तमाम सारी हमारी फैक्ट्रियों को कारपोरेटाइज कर भी दिया गया है। हम लोग इस लड़ाई को भी लड़ते आ रहे हैं लगातार। अभी मैं मोदी नगर जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वहाँ भी गया था, वहाँ भी कर्मचारियों की बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम थी। एक तो उसको कारपोरेट किया गया है, दूसरे जो वहाँ ये एक भर्ती होती थी, मैं कहूँ कि पहले दरबान की भर्ती, कोई प्रमोशन नहीं है दरबान का,
जिस पद पर नौकरी शुरू किए उसी पद पर वो रिटायर हो जाते हैं। और भी बाकी इन सारी पोस्ट को तो पहले ही आउटसोर्स कर दिया, अब तो नई भर्ती ही बंद कर दी सरकार ने। तो ये हम इस लाइव के माध्यम से भी भारत सरकार से गुजारिश करेंगे कि आपने पहले ही, जैसे मैं अभी थोड़े दिन पहले ही मोदी नगर हमने विजिट किया था, तो मोदी नगर विजिट करने के बाद पता चला कि अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मोदी नगर को तो कुछ मिल ही नहीं रहा बनाने के लिए। जहाँ पहले बम, हथगोला, बारूद और ये सब बनता था, अब उनको कोई टारगेट ही नहीं मिलता। जब टारगेट नहीं मिलेगा तो कुछ बनेगा नहीं, कुछ बनेगा नहीं तो आरोप लगाना आसान हो जाएगा कि जो सरकारी मतलब फैक्ट्रियाँ हैं वो काम नहीं कर रही हैं या घाटे में चल रही है, और उसके बाद उसको निजी हाथों में दे दो तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा मान लिया जाएगा। तो सरकार से ये भी गुजारिश रहेगी कि कारपोरेटाइजेशन अगर हर समस्या का हल होता, तो हमने कुछ साल पहले चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में विजिट किया था आसनसोल में, CLW में, और CLW का ये रिकॉर्ड था कि हर साल उसका नाम गिनीज बुक में आता था। दुनिया के सबसे भारी इंजन सबसे कम समय में बना करके वो तैयार करते थे। और वहाँ जो बनाने का यानी मैन्युफैक्चरिंग का जो काम था उसको बंद कर दिया गया। मैन्युफैक्चरिंग की स्किल ही धीरे धीरे ख़त्म हो गई। अब तो 8-10 साल हो गया उसको बंद किए हुए। अब वहाँ केवल असेंबलिंग का काम होता है। विदेशों से पुर्जे आते हैं, डिब्बों की चादर आती है और उनका सारा इक्विपमेंट्स आता है, और वहाँ बैठ करके लोग बस उसको असेंबल कर देते हैं और बस बन गया इंजन। हम सारी चीज़ें बाहर से खरीद रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो 20 साल के बाद ऐसा होगा कि किसी को ना तो इंजन बनाना आता होगा, ना डायनमो बनाना आता होगा, ना बिजली पैदा करना आता होगा। हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाएंगे। और उस समय जब ग्लोबल सिनेरियो ख़राब होंगे, हालात ख़राब होंगे, जैसे अभी अमेरिका और ईरान के बीच में हुआ या रसिया और यूक्रेन के बीच में हुआ, अगर ये बड़े पैमाने पर और हुआ तो ऐसा हो जाएगा कि हम इंपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे, हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाएंगे। तब के बारे में ज़रा कल्पना कीजिए कि तब हमारी स्थिति क्या होगी। क्या हम इंजन बना पाएंगे? क्या हम वो बम बना पाएंगे? क्या हम मोटार बना पाएंगे? तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ से जो निर्माण का जो स्किल है वो कहीं ख़त्म ना हो जाए। इसके लिए भी ज़रूरी है कि भले ही उसमें संख्या कम रहे लेकिन वो स्किल डेड नहीं होनी चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब उन पदों पर भर्ती होती रहे और वो जो भट्टियाँ हैं वो जलती रहें, सुलगती रहें, तभी ये संभव है। तो ये ऑर्डिनेंस के साथ में इसके अलावा डिफेंस के बहुत सारे अब संविदा भर्ती शुरू हो गई है। अभियंत्र इंडिया लिमिटेड जो कि नागपुर से गवर्न होता है, अब सारा वो असेंबलिंग मार्केट ही डिज़ाइन करेगी। वो जाहिर सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग तो होगी नहीं, हो ही नहीं रही है। मैंने कई सारी फैक्ट्रियों को विजिट किया, वहाँ से हो ही नहीं रहा मैन्युफैक्चरिंग का काम। तो इसको लेकर के भी हमारी गुजारिश रहेगी 8वें पे कमीशन में भी आप लोग, मैं फिर एक बार आप सभी साथियों से भी गुजारिश करता हूँ कि 8वें पे कमीशन में चाहे एम्प्लॉय के तौर पे, इंडिविजुअल के तौर पे या संगठन के तौर पे या पेंशनर के तौर पे अपने सुझाव ज़रूर भेजिए। अगर आप सुझाव नहीं भेजेंगे तो हो सकता है आप ही का सुझाव बहुत यूनिक हो और उन तक पहुँचे ही नहीं। पिछली बार हम लोगों ने, पिछले महीने जब 30 अप्रैल को हम लोगों ने माननीय आयोग के सामने अपने रिप्रेजेंटेशन को रखा था, तब भी हमने ये बात कही थी। उसके बाद हमने गुजारिश की थी, तमाम मीडिया के साथियों से भी गुजारिश की थी, उनके माध्यम से गुजारिश की थी। आज भी अगर कुछ साथी, मीडिया के साथी भी जुड़े हो सकते हैं, मैं उन सभी साथियों का भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि 8वें पे कमीशन के हर मुद्दे पर हमने जब जब जो बात उठाई है उस आवाज़ को आम कर्मचारी तक हमारे मीडिया के साथियों ने पहुंचाने में हमारी बहुत मदद की है। इसके लिए मैं तमाम मीडिया के साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनको भी बधाई भी देता हूं और उनका अभिनंदन भी करता हूं कि आप इसी तरीके से ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन को, उनकी आवाज़ को हर एक कर्मचारी तक पहुंचाते रहिए, हर एक अधिकारी तक पहुंचाते रहिए, हर एक प्लेटफार्म तक पहुंचाते रहिए। आपकी वजह से हमें तमाम चीज़ों का हम रिजोल्यूशन ला पाए हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर, चाहे वो फैमिली यूनिट 3 से बढ़ा करके 5 किया गया हो, जिस पर बात शुरू हुई है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से NCJCM पर भी दबाव बना है और उन्होंने उन मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में या अपने एजेंडा में शामिल करने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा है। तो मैं तमाम मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। खास करके दैनिक जागरण है या जनसत्ता है
और फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, इकोनॉमिक टाइम्स है, और हिंदुस्तान लाइव है, और NDTV है, न्यूज़ 18 है, और इंडिया टुडे है, न्यूज़ तक है। इन सभी चैनल्स को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इन्होंने जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है हमारी आवाज़ को उन्होंने अपनी लेखनी दी है, अपने प्लेटफार्म दिए हैं, तो वो हमारी आवाज़ भी दूर तक पहुंची है। अब 13 तारीख को TT के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट में ओपन हियरिंग है, ओपन सुनवाई है, और तकरीबन मेरे ख्याल से 46 संगठन या 46 कह लीजिए कि इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने रिट पिटीशन फाइल की है अनिवार्य TT के खिलाफ। और उन सभी साथियों को मैं बधाई दूंगा, शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा कि 13 जो मई है वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो और सुनवाई में कुछ बढ़िया जो है हमारे हक में, साथियों के हक में फैसला सुनाया जाए। और 1-2 हियरिंग में ये फैसला, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि 1-2 हियरिंग में ये फैसला आ जाएगा। और हमारा भी एक सहयोगी संगठन है आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश, जो भरत जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में कई लाख शिक्षक उसमें शामिल हैं और वो भी हमारे साथ इस रिट पिटीशन में शामिल है। 46वां या 47वां नंबर उनका है जो इस रिट पिटीशन में है। और कुछ एक साथी और भी हमारे इसमें शामिल हो रहे हैं। जिनको और भी शामिल होना चाहते हो, पार्टी बनना चाहते हैं, वो लोग भी कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो उन सभी साथियों के लिए भी शुभकामनाएं। अब मैं बात करता हूं कि 8वें पे कमीशन में, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते रहते हैं कि ओपीएस केवल ओपीएस, ओनली ओपीएस, तो हाउ फैमिली यूनिट एंड फिटमेंट फैक्टर आर कनेक्टेड। गर्ग साहब, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। देखिए, ये तो बहुत सिंपल सा कनेक्शन है। आप सपोज दैट कि एक परिवार में 3 यूनिट कंसीडर किए गए, 3 यूनिट पर 3 कंजप्शन होंगे, यानी कि हर आदमी जो भी कंज्यूम कर रहा है, जितनी भी कैलोरी कंज्यूम कर रहा है, उस कैलोरी की वैल्यू कितनी है। सपोज दैट एक आदमी जो कंज्यूम कर रहा है उसकी वैल्यू मान लो निकाला कि 6000 रुपये है। वो जितनी भी कैलोरी कंजम्पशन कर रहा है, चाहे वो 2700 कैलोरी कर रहा हो और चाहे वो 3940 कैलोरी कर रहा हो, सपोज दैट उसकी कुछ ना कुछ मार्केट में एक वैल्यू होगी। आप जो भी कैलोरी खरीदते हो, जैसे एक कैलोरी की जो वैल्यू है वो 2 या 3-4 पैसे के आसपास पड़ती है मार्केट में जा करके। तो सपोज दैट एक आदमी पर 6000 रुपये का खर्चा है, कैलोरी खर्चा, तो 3 आदमियों पर 18,000 हो गया। अगर हम 5 आदमी माने एक परिवार में तो 30,000 हो गया। सीधा सीधा कनेक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि फैमिली यूनिट जितनी ज़्यादा होंगी, हमारी सैलरी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। सपोज दैट अगर 3 फैमिली यूनिट को हम बढ़ा करके सीधा 5 फैमिली यूनिट कंसिडर कर लेते हैं, तो सीधी सी बात है कि अब 66%, 66% का इजाफा तो उस पर करना पड़ेगा जो कि कैलोरी की वैल्यू पहले की है। यानी जब 2016 में एक कैलोरी की वैल्यू अगर मान लीजिए 1 पैसा थी, अगर हम एक कैलोरी की वैल्यू आज भी 1 ही पैसा माने तो भी 66% सैलरी में हाइक ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये उसका सीधा सीधा कनेक्शन है। और इसके अलावा कैलोरी की वैल्यू में भी अब अंतर आ गया होगा। अगर पहले 1 पैसे की थी तो आज के टाइम पर हो सकता है वो 2 पैसे की हो, 3 पैसे की हो या 4 पैसे की हो। अगर आप गूगल करोगे तो आपको बहुत आराम से ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि 1 कैलोरी की वैल्यू आज की डेट में कितनी पड़ती है। तो ये तो हमारा हो गया कैलोरी वाली बात या यूनिट वाली बात। अब जो साथी मुझसे पूछते हैं अभी फिटमेंट फैक्टर को देखिए, सर जी फिटमेंट फैक्टर 2.6 से कम होने पर क्या आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा? देखो भैया, ऐसा है कि मैं आपको एकदम क्लियर कट बात बताता हूँ। 2016 में जब 7वां पे कमीशन आया था, उस समय भी NCJCM ने 3 पॉइंट समथिंग का फिटमेंट फैक्टर मांगा था, 3 पॉइंट समथिंग का। उस समय डियरनेस अलाउंस ऑलरेडी 125% था। यानी कि अगर हम डियरनेस अलाउंस को बेसिक सैलरी में मर्ज कर देते और कोई ग्रोथ ना देते तो भी 2.25 का फिटमेंट फैक्टर ऑलरेडी था। हमें मिला कितना? 2.57। यानी मुश्किल से मुश्किल आप देखिए 2.25 ऑलरेडी था, 25 और जोड़ दीजिए यानी 0.25 और जोड़ दीजिए तो 50 हो गया, 7 और जोड़ दीजिए 7 यानी 32%। यानी हमें 32% का मैक्सिमम दिखा, लेकिन एक ओवरऑल 32% का नहीं था। ओवरऑल जब आप पूरा कैलकुलेट करके देखते हैं तो महज वो मुश्किल से मुश्किल 24% के आसपास बैठता था।
अभी हमारा जो डियरनेस अलाउंस है वो 58% है, यानी दिसंबर 2025 में, यानी दिसंबर 2025 में 1.58 ऑलरेडी है, बिना किसी प्रॉफिट बिना किसी लॉस के। आप देख लीजिए कि कितना मिलेगा। जो बात आपने कही 2.64 का फिटमेंट फैक्टर हमने बहुत पहले सजेस्ट किया था, लेकिन जब NCJCM ने 3.83 का फिटमेंट फैक्टर रख दिया तो हम फिर उससे कम पर नहीं जा सकते थे। तो अगर आप देखेंगे तो हमने ये हमारा पेज नंबर 2 है, मैं इसको थोड़ा नज़दीक कर देता हूँ ताकि आप जूम पर आसानी से समझ सकते हैं। और पॉइंट नंबर अगर 1 को आप रीड करेंगे, मैं एक बार, जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो उनको दिख जाएगा। हमने 13 पॉइंट पर एग्रीमेंट दिया है NCJCM को, और वो 13 पॉइंट जो जिसमें हमने एग्रीमेंट दिया है, अपनी कंसेंट दी है, वो है फैमिली यूनिट 5 3 की जगह, फिटमेंट फैक्टर 3.83 और 2700 कैलोरी की जगह कैलोरी कंजम्पशन 3490, यानी कैलोरी कंजम्पशन लगभग 3500 की। हार्ड एरियाज कंसिडरेशन और हार्ड अलाउंसेस कंसिडरेशन, स्पेसिफिक अलाउंसेस और डेली अलाउंस, पेशेंट केयर, स्पोर्ट, यूनिफॉर्म नाइट ड्यूटी, मैटरनिटी, पैटर्निटी और चाइल्ड केयर लीव, और मेंस्ट्रुअल जो मतलब महिलाओं के लिए महीने में एक छुट्टी, जो मेंस्ट्रुअल लीव के लिए, और एसोसिएशंस और यूनियंस की लीव के लिए, और एक्स ग्रेशिया पेमेंट, कंपेशनेट अपॉइंटमेंट, परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के लिए उन्होंने 50 लाख रुपए की डिमांड की है ग्रेच्युटी में, तो हमने भी 50 लाख पे ही कमिटमेंट किया है कि वो हमारा एग्रीमेंट है, हम इससे नीचे नहीं आएंगे। 1 रैंक 1 पेंशन सिविलियन के लिए, पेंशन कम्यूटेशन और फैमिली पेंशन के लिए हमने जो फिर 3 पॉइंट, जो मेजर हमने 3 पॉइंट दिए हैं, मैं आप लोगों के साथ उसको डिस्कस कर लेता हूं कि हमने मेजर 3 पॉइंट क्या दिए हैं। कि पहला है NPS और UPS को ख़त्म करके यूनिफॉर्म हाइब्रिड मॉडल ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम शुड बी रिवाइव्ड। अब जब हमने 30 अप्रैल को माननीय आयोग के सामने ये बात कही कि मैं NPS और UPS को लेकर के अपना व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहता हूं और मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा देखिए सीधी सी एक बात है, कमेटी बनी, कमेटी ने कुछ नया फैसला दिया, उसके आधार पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई। आप ये बताइए कि क्या बदलाव करके क्या नया स्थापित किया जा सकता है। आप स्क्रैप तो सभी बोलते, पूरी दुनिया बोलती है कि इसको स्क्रैप करके ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करिए, इसके अलावा बताइए आप कैसे कर सकते हैं। तो हमने वहाँ पर एक हाइब्रिड मॉडल रखा है, ये पूरा उसी मॉडल का ब्लूप्रिंट है। ये आप इस पर देखेंगे, मैंने लिखा भी है, ओल्ड पेंशन स्कीम शुड बी रीस्टोर्ड इन हाइब्रिड मॉडल। हमने उसको कैसे करने की कोशिश की है, हमने NPS और UPS को मिला दिया है। हमने ये कहा है कि सिस्टम को स्क्रैप ना करे सरकार तो भी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हो सकती है, हमने वो तरीका बताया है। हमने कहा है कि हमारा GPF का पैसा दूसरी जगह जाता था, आप NPS में डालते रहिए, लेकिन NPS में सरकारी अंशदान अलग चलने दीजिए और हमारा अंशदान अलग चलने दीजिए। हमारा अंशदान अगर अलग रहेगा और हमारे अंशदान पर मिनिमम GPF के बराबर रिटर्न की गारंटी दीजिए, जिसे हमने मार्स कहा है, मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न गारंटी, मार्स हमने कहा है। और उसका हमने हवाला भी दिया है CAG की, जो NPS की रिपोर्ट थी 2020 की। CAG की रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि NPS में कर्मचारी के अंशदान पर निश्चित ब्याज की गारंटी होनी चाहिए। हमने उसी पॉइंट को वहां से लेकर के आए हैं और हमने ये कहा है कि हमारे अंशदान पर कम से कम GPF के बराबर इंटरेस्ट की गारंटी होनी चाहिए। हमारा वाला अंशदान, उस पर कैपिंग नहीं होनी चाहिए। हम चाहे 10% कटवाएं, हम चाहे 20 कटवाएं, 30 कटवाएं, 40 कटवाएं, जितना भी कटवाएं, अगर हमारे वाले अंशदान पर निश्चित ब्याज की गारंटी कर दी जाएगी तो कर्मचारी खुद ब खुद ज़्यादा पैसा कटवाने लग जाएगा और मार्केट की लिक्विडिटी बढ़ जाएगी कम से कम 2 से 3 गुना तक। तीसरा हमारा उसमें ये डिमांड है कि हमारा चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे वॉलंटरी रिटायरमेंट हो, चाहे कंपलसरी रिटायरमेंट हो, चाहे हम नौकरी छोड़ दें और चाहे हमको टर्मिनेट कर दिया जाए, हमारा वाला हिस्सा GPF की तरह निकाल करके दे दो।
सो सिंपल है, हमारा पैसा जीपीएफ बन गया, बिना नाम रखे ही वो जीपीएफ बन जाएगा, बिना स्क्रैप करे जीपीएफ बन जाएगा। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर बैंक से आप 1 लाख रुपए का भी लोन लो, सबसे छोटा सा छोटा लोन लो, किसी भी बैंक से लो, तो बिना निश्चित ब्याज के कोई बैंक क्या लोन हमें देती है? तो वही बैंकें हमसे हर महीने 12 से 14 हज़ार करोड़ रुपए ले रही हैं एनपीएस के माध्यम से, तो हमें निश्चित ब्याज क्यों नहीं दे रही हैं? ये तो सीधा सा सवाल है। तो इस पर माननीय आयोग ने बड़े ध्यान से सुना है और उसको नोट किया है। मानना ना मानना तो वो सरकार का काम है, वो तो आगे देखा जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि ये चीज़ डिस्कस हुई वहाँ पर। अभी जेसीएम ने तो कह दिया हम तो हूबहू ओपीएस लेंगे, बस काम खत्म। हम 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, कितने लोग रिटायर हो गए हैं। अभी महाराष्ट्र में रिवाइज्ड एनपीएस आ गया, उन्होंने एनपीएस को रिवाइज्ड कर दिया और ये कहा कि हम 20 साल की नौकरी करने के बाद 50% पेंशन देंगे। ये बात उन्होंने कह दी रिवाइज्ड पेंशन में। लेकिन कर्मचारी ने जितना भी डिडक्शन करवाया है 10% के रूप में, वो वापस नहीं करेंगे, कोई लमसम अमाउंट नहीं देंगे। अब वहाँ के कर्मचारी राजी हुए या नहीं हुए ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये कैसी ओपीएस है भाई? ये तो कोई ओपीएस नहीं है। आपकी ज़िंदगी भर की कमाई सरकार छीन ले, ये तो कोई ओपीएस नहीं हुई, ये तो कोई पेंशन नहीं हुई। हाँ, ये अच्छा कदम है कि उन्होंने 20 साल की नौकरी पर 50% पेंशन की गारंटी दी, ये एक अच्छा कदम है। तो ये हमने मॉडल दिया है। दूसरा हमने ये कहा है कि एनपीएस से जो पैसा कटता है सरकार का 14%, अब तो सरकार ने उसको 18.5% करने की बात कह दी, वो चाहे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के माध्यम से कही हो और चाहे एनपीएस में, क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को कंटिन्यू करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर किसी को यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेना है तो सरकार सीधे ये बोले कि जिस दिन वो रिटायर हो रहा है, चाहे वॉलंटरी रिटायर हो रहा हो, चाहे कंपलसरी रिटायर हो रहा हो, चाहे सुपर एनुएशन रिटायर हो रहा हो, जिस दिन वो रिटायर हो रहा है तो आप उसकी कैलकुलेशन 10 + 18.5 के हिसाब से कर दो। कर्मचारी का तो पहले भी 10% जा रहा था, आज भी 10% जा रहा है, तो उसको तो बदलने की जरूरत ही नहीं थी। तो आपने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मिड सर्विस, ड्यूरिंग द सर्विस इंडोर्स करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली इंडोर्स हो जाएगा अगर आप चाहोगे तो रिटायरमेंट पर। तो ये बात भी उनको समझ में आई है कि ये तो कैलकुलेशन बेस्ड है, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। और मुझे लग रहा है जो ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए जो ड्राफ्ट आया है 22 अप्रैल को, इसी वजह से उन्होंने इसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विकल्प की कोई चर्चा नहीं की है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए इस गजट में एक खास बात है और वो ये है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का कोई जिक्र नहीं है। ये एक सुरेश जोशी जी है, वो पूछ रहे 18 साल वाले को सेम ओपीएस क्यों नहीं? तो भैया 18 साल वाले को सेम ओपीएस इसलिए नहीं, अलग अलग स्टेट में किसी राज्य में मैं बात करता हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश में 20 साल की नौकरी पर 50% पेंशन है, छत्तीसगढ़ में 33 साल की नौकरी पर 50% पेंशन है, 33 ईयर, उसके पहले रिटायर हो गए तो उसी प्रोपोर्शनेट में कम हो जाएगी पेंशन। राजस्थान में 28 साल थी, उसको घटा के 25 साल करके गए हैं गहलोत साहब, पूर्व मुख्यमंत्री साहब। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग सर्विस लेंथ चाहिए होती है फुल पेंशन के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी किसी ज़माने में 30 साल थी, फिर उसको घटा करके 20 साल किया गया, फिर उसको 10 ही साल कर दिया गया। तो 20 साल एक यूनिफॉर्म व्यवस्था है। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार को सेवाओं की कोई गारंटी ना दो और वो पेंशन की गारंटी दे दे। पेंशन की गारंटी भी तभी मिलती है जब कुछ निश्चित सेवाओं की गारंटी दी जाती है। ये तो मतलब एक जैसा ही है, आप सेवाएं जितनी लंबी दोगे सरकार भी उसी हिसाब से आपको गारंटी देगी। तो 20 साल यूनिफॉर्म व्यवस्था है। हम ये बात कर रहे हैं कि 20 साल पूरे देश में लागू होना चाहिए, ना कि केवल सेंट्रल में। हर राज्य में भी 20 ही साल होना चाहिए। 33 साल और 25 साल जहाँ कहीं भी है उसको एबोलिश करना चाहिए। 20 साल में 50% पेंशन की गारंटी होनी चाहिए। तो एक तो ये एनपीएस और यूपीएस के हाइब्रिड मॉडल से ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा है। दूसरा हमारा मुद्दा है यूनिफॉर्म मैकेनिज्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यूनिफॉर्म मैकेनिज्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिफॉर्म मैकेनिज्म ऑफ वन नेशन मोबिलिटी सिस्टम, हमने उसकी बात की है। वो क्या है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे सरकार कहती है एक देश एक विधान, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन नेशन वन आइडेंटिटी, जिसे आप यूनिक आईडी बोलते हो, आधार।
वन नेशन बोलते हैं, OROP, वन रैंक वन पेंशन, जैसे तमाम चीज़ों, वन नेशन वन राशन। तो उसी सिस्टम पर हमने ये कहा है कि वन नेशन वन मैकेनिज्म सिस्टम होना चाहिए। जब NPS जैसी व्यवस्था सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ पर भी लागू है, NPS वाली व्यवस्था यूनियन टेरिटरीज के कर्मचारियों पर, सॉरी कुछ कॉल की वजह से शायद डिस्टर्ब हो गया था जी, जब वही NPS स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पर भी लागू है, तो उसी NPS में जब कोई बदलाव होता है तो वो सभी पर समान रूप से लागू क्यों नहीं होता। जैसे 1 अप्रैल 2019 को पहली बार NPS में एक बदलाव किया गया और सरकारी अंशदान को 10 से बढ़ा करके 14 किया गया, तो सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ में लागू होने में उसको कम से कम 2 से 3 साल का वक्त लगा। तमाम यूनियन टेरिटरीज में उसको लागू होने में 2 से 3 साल का वक्त लगा। चंडीगढ़ में वो 3 साल के बाद लागू हो पाया, और स्टेट गवर्नमेंट्स में तो कई जगह पर 4-4, 5-5 साल लग गए लागू होने में। जब NPS में एक नया बदलाव आया 30 मार्च 2021 को, डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प, तो उसको यूनियन टेरिटरी में दिल्ली में लागू होने में 3 साल लग गया। 30 मार्च 2024 से पहले हमने दिल्ली के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में हमने उसको इंडोर्स करवाया, और तमाम केंद्रीय ऑटोनोमस बॉडीज़ में, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में, तमाम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, तमाम हॉस्पिटल्स में जो ऑटोनोमस हैं, आज तक लागू ही नहीं हुआ, अभी तक लागू नहीं हुआ। तमाम स्टेट्स में आज तक डेथ और डिसेबिलिटी के केस में ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प आज तक लागू ही नहीं हुआ। कल मेरे पास मध्य प्रदेश के साथियों का फ़ोन आया था, उनके यहाँ भी अभी तक लागू नहीं हुआ। तो जब सिस्टम एक है, एक ही पॉलिसी में आपने कहा कि NPS के सभी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का हक है, तो उत्तर प्रदेश में भी एक कैजुअलिटी हो गई है। मदरसा के एक टीचर हैं, उनकी कैजुअलिटी हो गई, तो उनके भांजे ने मुझे फ़ोन किया था। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ अभी तक ग्रेच्युटी देने का उन्होंने नियम ही नहीं बता रहे हैं, वो दे ही नहीं रहे ग्रेच्युटी। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि सभी NPS एम्प्लॉयज़ को ग्रेच्युटी का प्रावधान है, तो अलग अलग राज्य उसे रोकते क्यों हैं। तो हमने ये बात कही है कि वन नेशन वन पॉलिसी वन मैकेनिज्म होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन का। एक जगह अगर ये लिखा गया कि ये बदलाव किया गया है, तो उसमें नीचे मेंशन करना चाहिए कि दिस प्रोविज़न विल बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज़ अंडर NPS और अंडर दिस पॉलिसी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या यूनियन टेरिटरीज या फिर सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज, सीधे सीधे मेंशन करना चाहिए। ये बात हमने रखा है, और इसको हमने मैं मानता हूँ कि आज के समय का ये सबसे ज़रूरी मुद्दा है जिसको डिस्कस किया जाना चाहिए। ये प्रपोज़ल है, अगर आप लोग देख सकते हैं तो बहुत हल्का कलर दिख रहा है। ऑटोमेटिक इंडोर्समेंट ऑफ गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस, मेमोरेंडम्स, सर्कुलर्स, गजेट्स एंड एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर यूनिफॉर्म एंड ऑटोमेटिक अप्लीकेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ सर्विस रूल्स एंड रिफॉर्म्स, वन पॉलिसी वन इम्प्लीमेंटेशन, वन नेशन वन सर्विस फ्रेमवर्क, ये हमने दिया है। और मुझे भरोसा है कि माननीय आयोग को भी ये अच्छा लगना चाहिए, और इस चीज़ को इंडोर्स कराने में उनको मतलब जो है सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहिए। हम चाहेंगे कि माननीय आयोग, गुजारिश भी करेंगे माननीय आयोग से, इस मुद्दे पर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करें वो। और इसके अलावा टीचर्स के लिए, जैसे टीचर्स के बीच में विभेद है, UGC के टीचर्स 65 साल में रिटायर होते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स 65 साल में रिटायर होते हैं, स्कूल टीचर्स 60 साल में रिटायर होते हैं, प्राइमरी यूपी के प्राइमरी टीचर 62 साल में रिटायर होते हैं। ये यूनिफॉर्म व्यवस्था हो। शिक्षक तो शिक्षक ही है, बच्चे छोटे बच्चे को पढ़ा रहा हो, चाहे सेकेंडरी स्कूल के बच्चे को पढ़ा रहा हो, चाहे सीनियर सेकेंडरी को पढ़ा रहा हो, और चाहे वो ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ा रहा हो, चाहे प्रोफेशनल कोर्सेज के बच्चों को पढ़ा रहा हो, और चाहे वो IIM के बच्चों MBA कराने वालों को पढ़ा रहा हो। शिक्षक शिक्षक है, उनके बीच में ऐसा विभेद ना करें। एक विभेद तो पहले से ही है सैलरी स्ट्रक्चर में, वो तो आपने कर ही रखा है, अब कम से कम उसके रिटायरमेंट में भी विभेद मत करिए। तो वहाँ हमने डिमांड करी है कि 65 साल में सभी शिक्षकों का रिटायरमेंट होना चाहिए,
और 62 साल कम से कम। वैसे तो मेरा ये कहना है कि यूनिफॉर्म मैकेनिज्म होना चाहिए। जब भारत की जीवन प्रत्याशा जो बढ़ कर के 70 साल हो गई है, अब हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 ईयर्स को पार कर चुकी है, तो 70 साल तक अगर आदमी जीवन प्रत्याशा है तो 60 से बढ़ा करके 65 साल रिटायरमेंट एज करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप कहते हैं नए लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार कैसे नहीं मिलेगा? रोजगार तो आप बंद कर रहे हो। रोजगार ना मिलने की वजह रिटायरमेंट नहीं है। रोजगार ना मिलने की वजह है कि जो जितना भी ग्रुप डी की भर्ती थी आपने सारी आउटसोर्स कर दी। लाखों की संख्या में आपने भर्ती को बंद कर दिया। ग्रुप सी की तमाम भर्ती आपने बंद कर दी। प्रॉब्लम वहाँ से है, प्रॉब्लम रिटायरमेंट से नहीं है। कुछ टीचर्स के लिए स्पेसिफिक चीज़ें हैं, उनको किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे। आज का सेशन मुझे लग रहा है बहुत लंबा हो भी गया है। अब मैं आप लोगों के सवाल ले लेता हूं। अगर कोई सवाल है आप लोगों के तो वो मैं ले लेता हूं। इट शुड बी 15 ईयर्स पेड CPC जल्द लागू हो। देखिए जल्द लागू हो, अब देखिए लागू हो, सरकार ने दे दिया। हमने 200 दिन का कैंपेन चलाया था कि मिशन 200 डेज, 8वें पे कमीशन को अपनी रिपोर्ट 200 दिन में बना करके देनी चाहिए। ये हम उनसे गुजारिश कर सकते हैं। अभी हमने 8वें पे कमीशन से चलते समय 30 अप्रैल को एक गुजारिश की, तो हमने हालांकि कहा कि हालांकि ये 8वें पे कमीशन के परव्यू में नहीं है, मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ अपने मेमोरेंडम के अलावा। तो उन्होंने कहा बताइए। तो मैंने कहा कि देखिए सरकारी कर्मचारियों को 10 साल में पे कमीशन का लाभ मिलता है, और 10 साल में कभी तो ग्रोथ ठीक मिल जाती है, नहीं तो एवरेज ग्रोथ मिली है। हम लोगों को कभी बहुत ज़्यादा तर्कसंगत न्याय नहीं मिला है। अब देखिए कि 2016 में जो लेवल 1 का कर्मचारी जिसने 18,000 रुपये सैलरी से शुरू किया था, 2025 के अंत में उसकी ग्रॉस सैलरी 36 से 37,000 थी, यानी कि 10 साल में महज डबल तक पहुंच पाया वो। तो इस बात को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आप बताइए कि क्या 10 साल के बाद 36,000 रुपये, जो 37,000 रुपये ग्रॉस सैलरी ले रहा है, उसका NPS डिडक्शन होने के बाद इन हैंड सैलरी मुश्किल से 32 और 33,000 के बीच में है। तो क्या 32 से 33,000 रुपये पाने वाला व्यक्ति जिसके 10-10 साल के बच्चे होंगे, क्या दिल्ली जैसे महानगरों में सर्वाइव कर सकता है? अगर नहीं कर सकता है, आपको लगता है, तो पे कमीशन को क्या 10 साल से पहले नहीं आना चाहिए? क्या उसे 5 साल पे आना चाहिए, 6 साल पे, 7 साल पे? ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन हमारा जो सुझाव है वो बैंकर्स की तरह, बैंकिंग एम्प्लॉयज़ की तरह से हर 5 साल के बाद हमें सेटलमेंट प्लान या हमें पे कमीशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। ये हमारा अलग से उनसे दरख्वास्त की गई थी। तो हालांकि माननीय आयोग ने इस पर यही कहा कि देखिए ये तो सरकार का काम है, ये तो आयोग का तो काम ही नहीं है, तो कुछ काम तो सरकार करेगी ना। तो मैंने कहा सर बिल्कुल है, लेकिन हम चाहते हैं कि आयोग के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँचे, ताकि उन्हें ये पता रहे कि कर्मचारियों की ये भी एक जायज़ मांग है। तो भरोसा है कि माननीय आयोग से कि, और पूरा विश्वास है कि आयोग जो है इस समय बहुत मुस्तैदी के साथ, बहुत स्पीड के साथ और बड़ी तल्लीनता, बड़ी संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं। सभी के मेमोरेंडम्स को जब हम गए तो वहाँ उन्होंने सीधे बोला कि आपका मेमोरेंडम मेरे पास है, मैं उसे देख रहा हूँ, और जो जो चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट हैं, हमें लगता है या आपको लगता है कि जिनको डिस्कस करना चाहिए, वहाँ से शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों से फिर एक बार गुजारिश करूँगा कि अपने सुझाव, अपने सजेशंस, अपने आइडियाज़ पे कमीशन को हर हाल में भेजें। मोदी जी ये तो है, संभव नहीं है तो क्या करें? अब है तो मोदी जी, किससे मांगे? अब अमेरिका के राष्ट्रपति से तो नहीं मांगेंगे, जो यहाँ है भारत में प्रधानमंत्री, उसी से मांगेंगे। सर जब यूपीएस में 1 टाइम स्विच ऑप्शन है एनपीएस में वापस आने का रिटायरमेंट, तो फिर यूपीएस क्यों ना ज्वाइन करें? अमित सिंगला जी, यूपीएस ज्वाइन कर लोगे तो यूपीएस सक्सेसफुल हो जाएगी, फिर सरकार कहेगी सारे लोग यूपीएस में चले गए हैं। जब हम यूपीएस में खुश नहीं है, हमारा रिटायरमेंट अभी है नहीं, तो हम क्यों जाएं? मेरा भी नहीं है अभी, मैं तो नहीं गया। मुझे भी पता है कि यूपीएस में भी बेटर देन एनपीएस, लेकिन मैं तो नहीं गया। मैंने तो ये तक बोला कि जब तक मेरे सभी साथियों को ओपीएस का न्याय नहीं मिल जाता, मैं खुद ओपीएस में नहीं जाऊंगा। हमारे दिल्ली के बहुत सारे लोगों ने इस मसले पर कोर्ट केस किया, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जुलाई 2004 में एनपीएस को इंडोर्स किया, जबकि हमारा नोटिफिकेशन जुलाई 2004 से पहले का है। लोगों ने कोर्ट केस किया, मैं कोर्ट केस में नहीं गया। मैंने कहा इससे तो चंद लोगों को न्याय मिलेगा ना, लेकिन बाकी की तो लड़ाई वहीं की वहीं है। मेरी लड़ाई कोई निजी लड़ाई नहीं है,
मेरी लड़ाई देश के 1 करोड़ एनपीएस कर्मचारियों की लड़ाई है, मैं ये मानता हूँ, और इसी से मुझे पहचान मिली, इसी से मुझे सम्मान मिलता है। तो मैं ना उस लड़ाई की पहचान को छोड़ सकता हूँ, ना मैं उस सम्मान को छोड़ सकता हूँ, और ना ही मैं उस लड़ाई को तब तक छोड़ सकता हूँ जब तक कि लोगों को न्याय ना मिल जाए। लोगों की ये जानने की इच्छा है कि आपके हिसाब से न्यूनतम कितना मिल सकता है। ये बड़ा खतरनाक सवाल है। मैं यहाँ बोल दूंगा तो लोग फिर मुझे गालियाँ देंगे, यहीं पे गालियाँ देना शुरू कर देंगे। मिनिमम फिटमेंट फैक्टर देखिए, मैंने हमेशा लिखा है, मैंने अगर याद हो तो मनी 9 के एक इंटरव्यू पर मैंने बहुत समय पहले ये कहा था कि 2.5 से नीचे 2.1 से नीचे कर ही नहीं सकती सरकार, पॉसिबल नहीं है। तो हम जब भी इस बात करेंगे 2.1 से ऊपर बढ़ेंगे। फिर हमने कहा था अब हम शुरू करते हैं यहाँ से कि होना मिनिमम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, कि मतलब वाजिब क्या है। तो हमने एक कैलकुलेशन की थी 2.64 की। मैं फिर कहता हूँ कि 2.64 के आसपास मिनिमम फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, और 3.83 से ज़्यादा मिल जाए तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। सैलरी किसको अच्छी नहीं लगती, बढ़ी हुई सैलरी हमको भी अच्छी लगती है। हम तो चाहते हैं 3.83 भी क्यों 4 पॉइंट समथिंग हो जाए, हमें भी सैलरी बढ़ी हुई अच्छी लगेगी। अब अंकुर जी लिख रहे हैं तो फिर रहने दीजिए, ना बोलिए भाई साहब। देखिए पब्लिक क्या है ना, पब्लिक हमारे हिंदुस्तान में एक बड़ी ख़राब परंपरा है। हमारे लोग ताली बजाना पसंद करते हैं। कोई अच्छा बोल दे, वो धरातल पर उतरे या ना उतरे। विजय थलपति साहब ने बोल दिया कि हमारी सरकार चुन करके आएगी तो हम सभी महिलाओं को 8 ग्राम सोना देंगे। अब बोल दिया, लोगों ने तालियां बजाई, वो चुन करके आ भी गए, मुख्यमंत्री बन गए। अब 8 ग्राम सोना देते हैं कि नहीं देते तो वक्त बताएगा। अनुकंपा मुद्दे को कृपया समर्थन दे। पंकज वानखेड़े साहब, मैं पहले भी इस बात में बता चुका हूं कि अनुकंपा में के मसले पर जो NCJCM के माध्यम से हम लोगों ने कई रिप्रेजेंटेशन दिए थे, और वो ये थे कि जिसने 1 जनवरी 2004 से पहले अप्लाई कर दिया है, अनुकंपा के मामले में अप्लाई कर दिया, लेटर लिख दिया, एप्लीकेशन दे दिया, उसको ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल कर सकती है सरकार। ये चल रहा है, ये मुझे भरोसा है कि इसको मान लिया जाएगा और सभी के लिए जनरल आदेश जारी हो जाएंगे। JCM की मांग मिलना संभव है क्या? क्या ही जवाब दूँ, इसका कोई जवाब नहीं है। ये एक ऐसी डिमांड है, बस डिमांड है। मैं तो धरातल पर रहना पसंद करता हूँ। मैं ज़्यादा सब्जबाग ना दिखाता हूँ ना देखता हूँ, क्योंकि सब्जबाग दिखाने का काम मतलब रहता है कि लोगों को सेंसिटाइज करके इनकैश करना, बस तालियां बजवा लेना, अपने साथ में खड़ा कर लेना, और फिर जब तक आदमी रहेगा कोई ना कोई मुद्दा बना ही रहेगा, दूसरे मुद्दे पे सरक जाएंगे। क्या हुआ OPS का, है ना, बड़े बड़े UPS के पोस्टर लगाए लोगों ने, बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगाए लोगों ने, और UPS के नाम पर वोट भी मांगे और मिले भी, और जीत के भी गए लोग। ये तो पब्लिक है, अपना पब्लिक का परसेप्शन। सरकार 2.5 भी दे दे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, लोग लिखते हैं, मेरे पास तो बहुत कम तक लोग भेजते हैं, सर पे कमीशन कब तक लागू हो जाएगा? उम्मीद है अप्रैल 2027 तक लागू हो जाएगा, उम्मीद है। बाकी तो ये तो सरकार और पे कमीशन पर डिपेंड करता है। हम लोग दबाव बनाएंगे, कोशिश करेंगे, गुजारिश करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो लड़ेंगे कि जल्द से जल्द लागू हो। और कोई सवाल हो तो ले लेता हूँ मैं। छत्तीसगढ़ में न्यू अपॉइंटमेंट वालों के लिए भी बंद हो गया OPS। अच्छा, बंद हो गया OPS। छत्तीसगढ़ की एक खास बात बता देता हूँ मयंक शर्मा जी। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया गया। अब देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार ने बहुत बढ़िया खेल दिया। हमारे लोग समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हो गई। धरातल पर सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूँ। छत्तीसगढ़ में तकरीबन 1,80,000 वो टीचर्स हैं जिनको 10-15 साल की नौकरी के बाद रेगुलर किया गया। 10 से 15 साल की नौकरी के बाद रेगुलर किया गया। रेगुलर करने के बाद वो NPS में आ गए। अब उनकी नौकरी जब उनको रेगुलर किया गया तो महज 15 से 20 साल की बची, किसी की तो 15 साल से भी कम बची। अब छत्तीसगढ़ ने कहा हम इन सबके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करते हैं। अब देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम का मतलब क्या है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में मतलब ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम का मतलब ये है 33 साल की रेगुलर सेवा के बाद 50% पेंशन। 33 साल तो 33 साल तो किसी को हो ही नहीं रहे। लोगों को बड़ी मुश्किल से 15 से 20 साल हो रहा है। अब देखिए 15 साल वाले को कितना मिलेगा,
15 साल वाले को 25% से भी कम बनी पेंशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको जब वो रिटायर होगा तो उसको 25% से भी कम पेंशन देनी पड़ेगी सरकार को। कहने के लिए तो ढोल पीट दिया कि ओपीएस देंगे, लेकिन उसको पेंशन मिलेगी 25% से भी कम, 22 से 25%। और उसके एवज में भी क्या करेंगे वो कि जो एनपीएस में पैसा कटा था उसका जब 60% कर्मचारी को मिलेगा रिटायरमेंट पर, तो वो भी पैसा छत्तीसगढ़ की सरकार ले लेगी आपसे। क्यों? क्योंकि उसे अपना पैसा वापस लेना है, वो तो उसे मिलेगा नहीं, यानी आपके पास कुछ नहीं बचा। अब 22-24% पेंशन बची, पैसा बचा नहीं। अब देखिए, जो पैसा 40% एन्युटी से उसको मिलेगा, 40%, क्योंकि वो एन्युटी से भी कुछ पैसा मिलेगा ही मिलेगा उसको, क्योंकि वो तो मार्केट में चला गया। 40% एन्युटी से जो पैसा मिलेगा, एक वो उसको पेंशन मिलेगी और एक उसे ओपीएस की जो 20-22-25% मिले वो पेंशन मिलेगी। तो देखने में वो ओल्ड पेंशन स्कीम है, लेकिन धरातल पर वो ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है। धरातल पर ओल्ड पेंशन स्कीम का मतलब है कि कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय उसका वाला हिस्सा ब्याज सहित जीपीएफ की तरह वापस मिल जाए, ताकि वो 4 पैसे घर लेकर के जाए बुढ़ापे में। और 50% पेंशन कम से कम 20 साल की नौकरी पर। तो वो दोनों ही मंतव्य पूरे नहीं हो रहे, ना तो उसके पास पैसा मिल रहा है, ना 50% पेंशन मिल रही है। ये एक पॉलिटिकल ओपीएस है, ये रियल ओपीएस नहीं है। रियल ओपीएस तब होगी जब 20 साल की नौकरी पर 50% पेंशन प्लस कर्मचारी वाला पूरा का पूरा हिस्सा वापस, जैसे महाराष्ट्र में शुरुआत हुई है। 50% पेंशन का वादा 20 साल की नौकरी पर, और अगर कर्मचारी का अंशदान और वापस कर दे महाराष्ट्र सरकार, तो वो रियल ओपीएस हो जाएगी। मैं इसीलिए कहता हूँ कि पॉलिटिकल ओपीएस का रियल ओपीएस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। रियल ओपीएस का कनेक्शन अगर होगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पिटारे से ही निकलेगा, सही लड़ाई से निकलेगा, सही स्ट्रेटजी से निकलेगा और सही डिमांड से निकलेगा। मेरा तो यही मानना है, हम इस पर काम कर रहे हैं। और इस बार मैं आप लोगों को एक आश्वासन जरूर देना चाहूँगा, पूरे देश के लगभग 98-98.5 लाख एनपीएस कर्मचारियों को, कि 8वें पे कमीशन के आयोग की रिपोर्ट के साथ ओल्ड पेंशन स्कीम का 99% सपना पूरा हो जाएगा। ये मुझे भरोसा है, इस पर हम काम कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि ये पे कमीशन की रिपोर्ट के साथ साथ सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप लोग साथ बने रहें, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन का साथ देते रहें। अंडमान के साथियों को मैं ज़रूर कहूँगा कि अंडमान के साथी बहुत मेहनत कर रहे हैं और लगातार अंडमान और कार निकोबार में भी उन्होंने सिग्नेचर कैंपेन चलाया है। निकोबारीज ट्राइबल कम्युनिटी भी हमारे सिग्नेचर कैंपेन में आई है। अनिवार्य टेट के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन भेज रहे हैं। उनका संभवतः वो सिग्नेचर कैंपेन पूरा हो गया है और बहुत जल्दी हम उस सिग्नेचर कैंपेन को, उस सिग्नेचर जो हमारा है, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसकी एक डेट रखेंगे और सबको इन्फॉर्म भी करेंगे और उसको हम माननीय पीएमओ तक पहुंचाएंगे और गुजारिश करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी भारत की सरकार से कि सभी शिक्षकों को 2009 से पहले, और एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं, वो बार बार छूट जाती है कि देखिए, जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था 2014 तक, बल्कि 2019 तक, और जम्मू कश्मीर में आरटीई एक्ट खुद 2019 में आया, 2019 में। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से 2019 से पहले वाले टीचर्स भी, जबकि उनके यहाँ तो आरटीई भी नहीं था, वो इससे प्रभावित हो गए। तो माननीय न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट, उनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि ये कैसा डिसीजन है। उनका तो संविधान ही अलग था, उनके यहाँ तो टीचर ही अलग कैटेगरी में बटे हुए हैं, उन पर भी आपने वो डिसीजन थोप दिया जिनके यहाँ आरटीई ही नहीं लागू था। उनको आपने कैसे इस मतलब जो है डिसीजन कैसे थोप सकते हैं? तो आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि अगर मानवतापूर्ण दृष्टिकोण से आप इसको रिव्यू करेंगे तो 2009 से पहले के सभी टीचर्स को
टीईटी के दायरे से मुक्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से गुजारिश होगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, और कुछ छूटा हो कोई पॉइंट तो मैं ले लेता हूँ। सीजीएचएस के लिए हमने ऑप्शन रखा है कि सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़, यूनियन टेरिटरीज़ के कर्मचारियों को भी आफ्टर रिटायरमेंट सीजीएचएस का ऑप्शन मिलना चाहिए। वो चाहे तो सीजीएचएस ले ले, और वो चाहे तो उस स्टेट का हुआ है उस सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी की जो है मेडिकल स्कीम ले लें। ईएल के लिए हमने कहा है कि हमने 400 ईएल तक इनकैशमेंट की डिमांड की है, 400 अप टू 400, और जितना भी ईएल इकट्ठी होती जाए सबका रिकॉर्ड मेंटेन करें। ऐसा ना करें 300 + 15 तक ही किया जाए, इसको रेस्ट्रिक्ट किया जाए। और जो इनकैशमेंट होता है वो एलटीसी ग्राउंड पर होता है। एलटीसी से उसको डीलिंक करने की बात कही है, क्योंकि एलटीसी में एक बार में आप पूरी नौकरी में केवल 6 बार करा सकते हैं, और इनकैशमेंट केवल 10 ईएल का हो पाता है। और 10 ईएल पर आज की डेट में अंडमान जाने का एक तरफ से टिकट नहीं हो सकता, तो उसका कोई मतलब नहीं है। कम से कम 30 ईएल इनकैशमेंट के लिए अलाउ की जाए एक बार में, और उसको एलटीसी से डीलिंक किया जाए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर, किसी भी प्रकार की ज़रूरत पड़ने पर कर्मचारी अपनी ईएल को इनकैश करा सके सर्विस के दरमियान। पुलिस के लिए भी समस्याएं रखिए। देखिए गौतम चौहान साहब, पुलिस की जो समस्याएं हैं मुझे लिख करके भेज दीजिए, और मेरा नंबर अगर नहीं है तो मैं बोल देता हूं, आप नोट कर लीजिए, 9899353538। एक बार फिर से बोल देता हूं, 9899353538, 9899353538। अगर आपकी कोई समस्या है तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मुझे मेल कर दीजिए। मेल में कमेंट बॉक्स में छोड़ दूंगा, मेल आईडी लिख करके मेल कर दीजिए। और जब भी कभी पे कमीशन से दोबारा बात होगी तो मैं ज़रूर आपके मुद्दों को रखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।